हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम CSIR नेट के जो सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं दिसंबर के इवनिंग शिफ्ट के, उनका डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें यूनिट 2 तो इंक्लूडेड है ही है, उसी के साथ साथ जो यूनिट 4 का पार्ट होता है सेल का, वो भी इंक्लूडेड रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस एंड लेट्स सी द क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बता रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज इनकरेक्ट। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के बारे में इनकरेक्ट है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी कि हम इसमें क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उससे रिगार्डिंग यहाँ पर इनकरेक्ट चीजें आपसे पूछी गई है। सो अगर हम यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो जो ऑप्शन डी है वो बता रहा है, फॉस्फोलिपिड्स फ्रीली डिफ्यूज फ्रॉम वन लीफलेट ऑफ बाइलेयर टू अनदर। अगर हम यहाँ पर देखें, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, वो बेसिकली बाइलेयर की बनी होती है, यानी कि दो लीफलेट उसमें बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। एक को बोलते हैं हम आउटर लीफलेट और एक को हम यहाँ पर बोलते हैं इनर लीफलेट। अब इसमें बोला है कि इसमें जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो आराम से डिफ्यूज हो सकते हैं एक लीफलेट से दूसरे लीफलेट में। अब इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें तो फॉस्फोलिपिड का जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर्स का लविंग होता है, पानी से प्यार करता है। और ये वाला पूरा हिस्सा हाइड्रोफोबिक होता है, जिससे पानी से डर लगता है। तो एक हाइड्रोफिलिक हिस्सा हाइड्रोफोबिक हिस्से को पास करके फ्रीली पास नहीं हो सकता, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसके लिए वो बहुत सारे ट्रांसपोर्टर्स को यूज करता है, जैसे कि फ्लिपेज, फ्लोपेज, स्क्रैम्बलेज, ऐसे ट्रांसपोर्टर्स को वो यहाँ पे यूज करता है। सो अगर हम यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, यानी कि इनकरेक्ट है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये बोल रहा है कि आपके पास 3 प्रोटीन है, एक्स, वाई और जेड, 3 प्रोटीन्स आपके पास मौजूद हैं जो कि ER की मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विद ER मेम्ब्रेन फ्रैक्शन। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अबव ER मेम्ब्रेन फ्रैक्शन है सब्जेक्टेड टू हाई सॉल्ट ट्रीटमेंट। हमने इसे क्या किया है, हाई सॉल्ट ट्रीटमेंट से ट्रीट किया है, फॉलोड बाय फ्रैक्शनेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इनटू सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल पैलेट। तो बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो ER है इसको इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, हाई सॉल्ट ट्रीटमेंट दिया है और उसके बाद ER में इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया है, जिसकी वजह से इन्हें 2 कंपोनेंट्स मिल गए हैं, एक सॉल्यूबल कंपोनेंट मिल गया और एक इनसॉल्यूबल कंपोनेंट मिल गया। अब इसमें यहाँ पर आपके सामने कुछ बातें रखी गई हैं। पहला बोल रहा है द प्रोटीन एक्स एंड वाई आर फ्रैक्शनेटेड इनटू द सॉल्यूबल कंपोनेंट। जो आपको यहाँ पर एक्स और वाई है वो सॉल्यूबल कंपोनेंट में मिले हैं, जो Z है वो आपको इनसॉल्यूबल पैलेट कंपोनेंट में मिला, यानी कि 2 कंपोनेंट है, Z जो है वो इनसॉल्यूबल में मिला है और X और Y जो है वो सॉल्यूबल में मिले हैं। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, अगर हम यहाँ पर इस चीज को ध्यान से देखें, X और Y का यहाँ पर सॉल्यूबल कंपोनेंट में मिलने का मतलब क्या है कि वो इजीली यहाँ पर क्या हो चुके होंगे, मेम्ब्रेन से इजीली सेपरेट हो चुके होंगे, मेम्ब्रेन से वो यहाँ पर इजीली अलग निकल गए और निकलने की वजह से वो आराम से यहाँ पर हमें सॉल्यूबल कंपोनेंट में मिल रहे हैं, मतलब वो मेम्ब्रेन से इजीली अलग हो गए। वहीं जो प्रोटीन Z है वो इनसॉल्यूबल पैलेट में मिल रहा है। इनसॉल्यूबल पैलेट में मतलब है कि वो अभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, आई एम सो सॉरी, ER की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा और ER की मेम्ब्रेन को उसने अभी भी छोड़ा नहीं है, ER की मेम्ब्रेन के साथ वो अभी भी अटैच है। तो इसको निकालने के लिए ये जो हमने हाई सॉल्ट प्रोवाइड किया ये इनफ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन एक्स इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, यानी कि वो ER की मेम्ब्रेन को पूरी तरीके से क्रॉस कर रहा है। तो इसको इतनी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में निकालना आसान नहीं है कि आपने सिर्फ हाई सॉल्ट प्रोवाइड कर वो निकल गया, क्योंकि वो पूरी तरीके से जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, इसलिए वो इनसॉल्यूबल पैलेट में मिला है, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अभी भी है।
और वहीं एक्स और वाई का सॉल्यूबल कंपोनेंट में मिलने का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ पेरिफ्री में प्रेजेंट था। तो पेरिफेरल जो प्रोटीन्स है उनको निकालना बहुत आसान होता है हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को प्रोवाइड करके। सो यहाँ पर जो प्रोटीन एक्स और वाई है वो पेरिफेरल होंगे और जेड जो है वो इंटीग्रल है। तो ए ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो CMC है ऑफ अ डिटर्जेंट वो 5 मिलीमोलार है। चूज द ऑप्शन दैट यूजेस मिनिमम अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट दैट कैन बी यूज्ड फॉर सेल लाइसिस एंड लीस्ट लाइकली टू डीनेचर सॉल्यूबल प्रोटीन। सबसे पहले हमें यहाँ पर CMC का मतलब समझना होगा। CMC का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। ये एक कॉन्सेंट्रेशन होती है डिटर्जेंट की। जैसे हम किसी भी सेल को अगर डिटर्जेंट से ट्रीट करते हैं तो ये डिटर्जेंट की वैल्यू होती है। डिटर्जेंट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिटर्जेंट इन विच मिजल्स स्टार्ट टू फॉर्म। ये डिटर्जेंट की वो कॉन्सेंट्रेशन है जिसमें मिजल्स बनने लगेंगे। मिजल्स बेसिकली क्या होते हैं? अगर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? इस तरीके की बाइलेयर होती है। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से बाइलेयर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और मिजल का मतलब क्या होता है? इस तरीके से यहाँ पर मिजल्स की फॉर्मेशन हो रही है। इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, यूनिलेयर है और इस तरीके से ये ऐसे प्रेजेंट है। तो डिटर्जेंट की ऐसी कॉन्सेंट्रेशन जिसमें हमारी बाइलेयर जो है वो कौन से फॉर्म में आ जाती है? वो यहाँ पर इस तरीके से मिजल्स के फॉर्मेशन में आ जाती है। When the detergent is below CMC, the detergent monomer are free in bulk solution, but as more detergent is added to the CMC, the detergent monomers will go into the micelles. कह रहे हैं कि जब तक आप इन डिटर्जेंट का अमाउंट बहुत कम यूज करते हो तब तक तो ये डिटर्जेंट बाहर की तरफ रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप डिटर्जेंट का अमाउंट और बढ़ाने लगते हो तो इसका जो अमाउंट है वो मेम्ब्रेन में इम्पार्ट होने लगता है, मेम्ब्रेन में आने लगता है। और यहाँ पर इस तरीके से मिजल्स लाइक स्ट्रक्चर में इनका जो पार्ट है वो इंक्रीज होता जाता है और इस तरीके से जो यहाँ पर ये डिटर्जेंट्स है उनका नंबर इंक्रीज होते जाता है। सो अगर हम यहाँ पे देखें जो CMC वैल्यू होती है नॉर्मली किसी डिटर्जेंट की वो अप्रोक्सीमेटली 6 मिलीमोलार होती है, जिसमें वो यहाँ पर सेल की लाइसिस कर देगा, इस तरीके से मिसल स्ट्रक्चर बना देगा और प्रोटीन को डीनेचर भी सबसे लीस्ट करेगा। तो ये जो होती है जस्ट CMC के थोड़े से अबव वैल्यू होती है जिसमें सेल लाइसिस हो जाएगा और इस तरीके से मिजल्स बन जाएंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 5। यहाँ पे क्वेश्चन में 5 दिया है तो 5 के जस्ट थोड़ी सी अबव होगी, 6 मिलीमोलार यहाँ पर होगी। सो एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन है जिसमें सेल का लाइसिस हो जाएगा, मिजल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा गया है ER से रिलेटेड टारगेटिंग का। ER में जो है हमें पता है प्रोटीन टारगेटिंग होती है। वी नो दैट ER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन टारगेटिंग। इसमें प्रोटीन टारगेटिंग कराई जाती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ER के जब हमने माइक्रोजोम्स को देखा, ER क्या है? एक ऑर्गेनेल है। इसकी जब छोटी छोटी हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे और इसकी जो छोटी छोटी वेसिकल्स बनती है उनको हम माइक्रोजोम्स कहते हैं। तो हम यहाँ पर माइक्रोजोम्स में क्या देख रहे हैं? माइक्रोजोम्स में सॉल्ट कंडक्टेंस को देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें किसी भी मेम्ब्रेन में सॉल्ट को पास किया जा सकता है, लेकिन उस पास करने के लिए हमें कोई चैनल या फिर कैरियर चाहिए होता है, उसी के थ्रू वो मेम्ब्रेन से जा पाएगा। क्योंकि सॉल्ट जो है वो एक चार्ज मॉलिक्यूल होता है और मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन इस चार्ज मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देती। तो हमें कोई कैरियर या चैनल चाहिए होता है इनको पास करने के लिए, और जो कैरियर और चैनल होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली स्टेटमेंट बोली गई, माइक्रोजोम्स डू नॉट शो एनी कंडक्टेंस ऑफ सॉल्ट आयंस व्हेन आइसोलेटेड फ्रॉम दी सेल्स। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम ER को ब्रेक करके उसकी इस तरीके से वेसिकल्स बना रहे हैं तो उस कंडीशन में जो प्रोटीन्स हैं ER की मेम्ब्रेन पे, उन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जो यहाँ पर प्रोटीन्स होते हैं वो या तो रिमूव हो जाते हैं या फिर लॉस हो जाते हैं या फिर डैमेज हो जाते हैं। जो भी आयन ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो इस तरीके से डैमेज वगैरह हो सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है कि माइक्रोजोम्स जो है वो सॉल्ट कंडक्टेंस नहीं दिखा पाएगा। इतना ना दिखाने का रीजन यहाँ पर क्या है, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन्स जो हैं वही अब अच्छे से प्रेजेंट नहीं है।
अगर प्रोटीन से प्रेजेंट नहीं है तो कैसे ही कंडक्टेंस होगी, अगर चैनल और कैरियर ही नहीं है तो कैसे कंडक्टेंस होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइक्रोजोम्स इस तरीके से बन रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है एडिशन ऑफ प्यूरोमाइसिन विल लीड टू इंक्रीज सॉल्ट कंडक्टेंस। अब प्यूरोमाइसिन क्या होता है? प्यूरोमाइसिन जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस को अच्छे से नहीं होने देता है और प्री मैच्योरली टर्मिनेट कर देता है प्रोटीन की सिंथेसिस को, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस को पूरी तरीके से होने नहीं देता। इसकी वजह से यहाँ पर यह हो सकता है कि बहुत सारे प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस है उस पर इंपैक्ट आए, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे चैनल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है उसमें मॉडिफिकेशंस हो जाए, क्योंकि ठीक से प्रोटीन्स बन नहीं रहे तो वो अलग तरीके से उनकी मॉडिफिकेशंस हो सकती है। और इस मॉडिफिकेशन से इट इज पॉसिबल कि यहाँ पर इनका जो सॉल्ट है इनका कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाए। इट इज पॉसिबल क्योंकि अब प्रोटीन्स जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, किसी और फॉर्म में है, तो ये पॉसिबल है कि इसकी वजह से कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाए। ये जो प्रोटीन्स जो इस तरीके से बने हैं, प्री मैच्योरली बने हैं, ये शायद इनमें हेल्प कर दे सॉल्ट कंडक्टेंस में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि जो एटीपी जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर बेसिकली क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होती है जिसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इसमें यहाँ पर बेसिकली जो प्रोटॉन्स हैं वो मैट्रिक्स से ट्रांसफर होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और जिसकी वजह से यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बेसिकली एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो आपसे यहाँ पर बेसिकली बोला गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो अगर हम यहाँ पर देखें जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस होती है उसमें यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। फाइनली जब एटीपी की सिंथेसिस करनी होती है तो 3 प्रोटॉन्स यहाँ से मूव करते हैं और एक एटीपी की सिंथेसिस कराते हैं। सो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ये किसके थ्रू होता है? एटीपी सिंथेस के थ्रू होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है साइटोस्केलेटन के ऊपर, माइक्रोट्यूब्यूल से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको बहुत सारे असेसरी प्रोटीन्स जो माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ होते हैं उनके नाम दिए हुए हैं, आपको मैच द कॉलम में बताने हैं। तो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, आप इन सभी प्रोटीन्स को यहाँ पर बहुत अच्छे से देख भी सकते हैं। इफ यू वांट आई कैन जूम देम, हम यहाँ पे इनको जूम करके भी देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले प्रोटीन के बारे में बात करें तो सबसे पहला प्रोटीन यहाँ पर दिया गया है TURC प्रोटीन। अगर हम इसके बारे में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर इसके बारे में बोल रखा है कि ये न्यूक्लिएट्स असेंबली एंड रिमेन्स एसोसिएटेड विद द माइनस एंड। ये यहाँ पर किस में मदद करता है? जो शुरू में जब ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स जुड़ते हैं, अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन जुड़ते हैं और न्यूक्लियाई बनाता है, तो उसमें ये हेल्प करता है। और जो माइनस एंड है उससे एसोसिएटेड भी रहता है। हर एक साइटोस्केलेटन का एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड होता है। जो पॉजिटिव एंड होता है वो फास्ट ग्रोइंग एंड होता है, जो नेगेटिव एंड होता है वो स्लो ग्रोइंग एंड होता है। तो ये नेगेटिव एंड से बाउंड भी रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ए का सी ऑप्शन सही हो गया। जैसे ये सही हो गया, इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्स मैप के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर एक्स मैप से रिलेटेड देखें तो ये क्या करता है? स्टेबलाइज करता है प्लस एंड को और एक्सक्लेरेट करता है, जो असेंबली हो रही है उस चीज को एक्सक्लेरेट करता है। सो अगर हम यहाँ पर इस कंडीशन में देखें तो ये स्टेबलाइज करता है प्लस एंड को और प्रमोट करता है यहाँ पर सिंथेसिस को। तो बी का यहाँ पर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से मैच द कॉलम में आपको पता चल जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है। मैच द कॉलम की ये स्पेशलिटी होती है। जो यहाँ पर कैटनन होते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से एक्ट करते हैं और ये जो है वो इस तरीके से एक्ट करते हैं। तो ये सारे के सारे जो प्रोटीन्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से पढ़कर जा सकते हैं और इसके थ्रू ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली हो सकता है। माइक्रोट्यूब्यूल से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है बोल रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शन पॉइंट को अगर किसी ने जस्ट क्रॉस किया है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो है यहाँ पर पॉइंट ऑफ द सेल साइकिल आर लाइकली टू हैव, उनके पास यहाँ पर लाइकली क्या होगा ये बात बतानी है। अब रिस्ट्रिक्शन पॉइंट यहाँ पर क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन पॉइंट यहाँ पर G1 फेज में होता है। अगर कोई सेल इसे क्रॉस कर लेता है तो उसके बाद वो S फेज में जाता है और वो यहाँ पर कमिटेड हो जाता है सेल साइकिल के लिए।
अब यहाँ पर अगर हम सेल साइकिल देखें तो उसमें होता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। हर एक फेज का अपना अपना साइक्लिन होता है। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, यहाँ पर जो ये है DEAB साइक्लिन्स यहाँ पर बेसिकली मौजूद होते हैं। अब इस कंडीशन में अगर कोई सेल जस्ट S फेज में एंटर कर रहा है और उसने रिस्ट्रिक्शन पॉइंट क्रॉस किया है, तो उसके पास डेफिनेटली सी बात है कि साइक्लिन B तो रहेगा नहीं, क्योंकि साइक्लिन B जो है वो कब आएगा, जब माइटोसिस होने वाली होगी तब आएगा। तो अभी तो सेल को S फेज में जाना है, फिर G2 फेज में जाना है, फिर जाके M फेज में जाएगा। तो इस कंडीशन में जो उसके पास यहाँ पर होगा, जो माइटोटिक साइक्लिन B है, वो उसके पास सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर C ऑप्शन जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ऐसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि अगर कोई सेल मेटा फेज से एना फेज में जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होती है। अब ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है, इनके बीच में प्रेजेंट होता है कोहेसिन प्रोटीन। ये जो कोहेसिन प्रोटीन है, मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा, तभी यहाँ पर ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होगी और मेटाफेज से सेल एनाफेज में चला जाएगा। तो इस चीज के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? अब डेफिनेटली सी बात है कि साइक्लिन ए तो नहीं होगा रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अभी हमने देखा था कि साइक्लिन ए जो है वो यहाँ पर बेसिकली कब आता है, साइक्लिन ए जो है वो एस फेज में आ रहा है, और एनाफेज कब होगा, माइटोसिस में भी प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, फिर एनाफेज होगा। तो साइक्लिन ए तो डेफिनेटली नहीं होगा, डी ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा। अब इस कंडीशन में CDC20 है, APC और सेपरेस है। APC क्या होता है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, नाम से ही पता चल रहा है कि एनाफेज को प्रमोट करेगा, तो वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जैसे ही बी ऑप्शन करेक्ट हुआ, मुझे पता चल गया सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप यहाँ पर इस चीज को अच्छे से देख भी सकते हैं। होता क्या है, यहाँ पे दो प्रोटीन्स है, सेक्यूरिन और सेपरेस। सेपरेस जो है वो बेसिकली कोहेसिन का ब्रेकडाउन करके सिस्टोक्रोमैटिड्स को अलग करेगा, और सेक्यूरिन उसे इनएक्टिव फॉर्म में रखता है। तो इस कंडीशन में APC और CDC20 आते हैं, सेक्यूरिन का डिग्रेडेशन कराते हैं, जिसकी वजह से सेपरेस फ्री होगा और सेपरेस एक्टिव फॉर्म में आके जो कोहेसिन है उसका ब्रेकडाउन करेगा। सो यहाँ पर आप रेड कलर के कोहेसिन देख सकते हो, यहाँ पर कोहेसिन प्रेजेंट और यहाँ पर कोहेसिन को हटा दिया गया। तो CDC20 और APC मिलके सेपरेस को एक्टिवेट करते हैं और सेपरेस जो है वो कोहेसिन को हटवाता है। तो यहाँ पर ABC सारे ऑप्शन जो होंगे वो एब्सोल्युटली करेक्ट होंगे। ये हमारे दिसंबर 2023 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस थे। शिफ्ट 1 के ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपको मेरे साथ डिटेल प्रिपरेशन करनी है गेट के लिए या CSI नेट के लिए, MSc एंट्रेंसेस के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बंसल बायोलॉजी को। आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, या फिर www.bansalbiology.com पे विजिट कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।